गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है बेटा ये दैट इज साइक्लोट्रॉन। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। मुझे एक्चुअली ये टॉपिक में डिस्कस करना है। देखिए साइक्लोट्रॉन की मीनिंग क्या है, यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन और वहाँ वर्किंग क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये मुझे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइक्लोट्रॉन का काम एक्चुअली, ये साइक्लोट्रॉन से बेटा एक चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर सकते हो। एक्सेलरेट की मीनिंग क्या है, पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करना, बस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड, ठीक है। सो by using the cyclotron we can accelerate the positive charge particle, especially positive charge, not negative charge। सर क्यों सर नेगेटिव चार्ज क्यों एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, इसका रीज़न भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज को अपन एक्सेलरेट करते हैं यूजिंग द साइक्लोट्रॉन ऑपरेटर। सर फिर एक्सेलरेट करने के बाद उसका काम क्या है, क्या फ़ायदा क्या है एक्चुअली, ठीक है। बाय एक्सेलरेटिंग द पॉजिटिव चार्ज, ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस चार्ज इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट। या टारगेट की मीनिंग एक एलिमेंट, यूरेनियम ले लो, नेप्टोनियम, कौन सा एक हेवी एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यूरेनियम लिया, यूरेनियम 92 to 35 एक हेवी एलिमेंट है, ठीक है। अब जो चार्ज पार्टिकल है ये चार्ज पार्टिकल विच इज accelerated by the cyclotron, this highly energetic particle now incident on the target element ले लो। फिर इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है बोलते, दिस विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स व्हाट इट मे बी, इट विल डिवाइड इनटू पार्ट्स, मतलब पार्ट्स को डिवाइड कर दे रही है अपन। ये जो है ये एलिमेंट को अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे बाय कोलाइडिंग दिस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। सर फिर ये डिवीजन होने के बाद एनर्जी विल बी रिलीज्ड। देखो ध्यान से, सर एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का पता है आपको फंक्शन क्या है, बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, राइट। जब एक पर्टिकुलर हाइट से वाटर भी फॉल हो रहा है समझ लीजिए, वहाँ से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, याद रखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहाँ याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट ये एनर्जेटिक पार्टिकल कोलाइड हुआ, कोलिजन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन। टर्बाइंस मीन्स पता है क्या आपको, ऐसे रहती देखो टर्बाइंस रोटेट होने के लिए फैन के जैसे रहते, इट विल यूज टू रोटेट द टर्बाइंस। व्हेन द टर्बाइंस आर रोटेट द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो कहाँ से कहाँ तक है, राइट। सो इसका काम क्या है एक्चुअली, साइक्लोट्रॉन का काम एक्सेलरेट, बोलते हैं एनर्जी इंक्रीज करना। एनर्जी इंक्रीज होने के बाद ये स्प्लिट हो रही है एक एलिमेंट से अपन टारगेट से, या ओके इंसिडेंट होने के बाद ये टारगेट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। और स्प्लिट होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस एंड ड्यू टू टर्बाइन व्हेन इट इज रोटेट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, दैट इज द फंक्शन। ये क्या काम है एक्चुअली, साइक्लोट्रॉन का काम है। सर फिर फंक्शन क्या एक्चुअल, कैसे एक्सेलरेट करना चाहिए, हाउ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, ये मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। सर कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप साइक्लोट्रॉन, ओके। सो हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस साइक्लोट्रॉन, लिसन। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ टू डी स्ट्रक्चर, डी फॉर्म में देखिए, डी स्ट्रक्चर हॉलो मेटेलिक बॉक्सेस। होलो मीन्स पता है आपको, नो मास पार्टिकल, अंदर यहाँ बीच में ये कुछ मास पार्टिकल नहीं है, रबर बाल जैसा देखो, कुछ बीच में कुछ मास पार्टिकल नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट होलो मेटेलिक बॉक्स, डी स्ट्रक्चर होलो मेटेलिक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ एक एसी वोल्टेज अपन अप्लाई कर देते हैं। एसी मीन्स पता है आपको, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट की वैल्यू क्या है, ये डायरेक्ट करंट हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और मैग्नीट्यूड व्हाट इट विल बी चेंजेस बट डायरेक्शन नॉट चेंजेस, दैट इज व्हाट हियर, ये डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट मीन्स ये होगा अल्टरनेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द साइन विल बी चेंजेस, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। बोलते इट हैज सम फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट 0,
या कुछ फ्रीक्वेंसी देखो 1 वेव 2 वेव्स या कुछ वेव्स है क्या, नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0। अपन जो यूज़ कर रही है करंट क्या, अल्टरनेट करंट है ये, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चाहिए, अपने इंडिया में क्या 50 हर्ट्ज चाहिए। ओके, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर AC। अब एक AC सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दिस हैज़ द पोटेंशियल नियरली 10,000 वोल्ट, 10,000 on 10 power of 7 cycle per second, दिस इज द फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, AC सोर्स की इतनी फ्रीक्वेंसी देखो, 10 power of 7 cycle per second, इतनी फास्ट है फ्रीक्वेंसी, राइट, वेरी हाई। आणि नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट तो ये मुझे एक पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना है, इसकी एनर्जी इंक्रीज करना है, इसीलिए जो आपको एक्सेलरेट, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोटॉन एक्सेलरेट करना है, समझ लो प्रोटॉन की एनर्जी मुझे इंक्रीज करना है, तो प्रोटॉन एनर्जी इंक्रीज करने के लिए ये दो D1 D2 के बीच में है ना, एक हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लो बीच में। प्रोटॉन एक्सेलरेट करने के लिए हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट करने के लिए हीलियम गैस लेना चाहिए, समझा कि नहीं, प्रोटॉन के लिए हाइड्रोजन गैस, अल्फा पार्टिकल के लिए हीलियम गैस, ये दोनों के बीच में होना चाहिए हीलियम गैस, क्लियर, राइट। सो फॉर एग्जांपल मुझे प्रोटॉन मुझे एक्सेलरेट करना है या हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है, और ये AC सोर्स से अप्लाई करने से फिर हाइड्रोजन गैस आयोनाइज, प्रोटॉन विल फॉर्म, तो यहाँ प्रोटॉन फॉर्म हुआ है, देखो प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ समझो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में D1 D2 है, तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, देखो वर्किंग देखो, मतलब तो यहाँ एक नॉर्थ पोल, यहाँ एक साउथ पोल ऐसे रख दीजिए, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, बराबर। अब ये D1 D2 एक स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए, सपोज ये D1 है, ये D1 है, समझ लीजिए, D फॉर्म है, समझ लीजिए D फॉर्म है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दो फील्ड। इमेजिन कीजिए ये दिस D1 D2, दिस इज कॉल्ड D1, दिस इज कॉल्ड D2, एंड D1 D2 आर ऑल्सो कॉल्ड Ds, मेटेलिक बॉक्सेस, Ds, hollow metallic boxes also called what here, Ds, remember, ठीक है। अब ये D समझ लीजिए, D स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये D स्ट्रक्चर, तो फील्ड कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सर हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों अप्लाई करना चाहिए, द रीज़न इज, पता है आपको, जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, चार्ज फॉलो द सर्कुलर पाथ, चार्ज फॉलोज व्हाट हियर, सर्कुलर पाथ, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे, ठीक है। सो वहाँ सर्कुलर पाथ चार्ज फॉलो हो रहा है, तो इसलिए ये मुझे ये जो चार्ज मुझे एक्सेलरेट करना है, ये सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नथिंग बट एक्सेलरेटेड मोशन, याद रखो, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब मुझे ये ऐसी फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर देती है, ठीक है। देखो अब इसका ऐसे सिंबल तो पता है आपको कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ध्यान से, जब ये प्रोटॉन, ये एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर हो रहा है, देखो यहाँ D1 के पास एंटर हो रहा है, तो इमीडिएटली ये साइन जो है, ये साइन अल्टरनेटली कन्वर्ट चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब ये चेंज हो रही है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव अपीयर हो जाता है, देखो ऐसे टाइम सेट करते हैं अपन, टाइम सेट कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव अट्रैक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में एंटर हो जाता। यहाँ स्टार्टिंग ये पॉइंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेलरेट करने, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, तो ये रिपल्शन फोर्स से क्या इंक्रीज हो रहा है, बोलते इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है रिपल्शन फोर्स, ठीक है। जब मूव हो रहा है तो इमीडिएटली फील्ड भी अप्लाई करते हैं अपन। फील्ड का एडवांटेज क्या है, देखो फील्ड का एडवांटेज, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी रोटेट द चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ फॉलो होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, याद रखो। और इसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए AC अप्लाई करना चाहिए, देखो पॉइंट, AC क्यों अप्लाई करना, इसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, और सर्कुलर पाथ फॉलो होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहिए, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मैं एनर्जी इंक्रीज कर दिया, अब सर्कुलर पाथ के लिए इमीडिएटली ये क्या, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन एंटर्स, तो सर्कुलर पाथ के लिए ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, फिर यहाँ एंटर हो, फिर यहाँ बाहर आ रहा है, फिर जब ये बाहर आ रहा है तो इमीडिएटली ये साइन चेंज हो जाए, फिर दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट करंट, ये होगा फिर पॉजिटिव, ये क्या हुआ फिर नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है तो रिपल्शन अट्रैक्शन, समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से एंटर हो रहा, ये भी पॉजिटिव चाहिए समझो, टाइम चेंज नहीं हो रहा समझो, ये पॉजिटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, फिर एंटर होता क्या नहीं, क्योंकि रिपल्शन फोर्स,
रिपल्शन फोर्स एक्ट होती बाहर चला जाता। इसलिए टाइम सेट कर देते अपन। देखो जब ये एंटर हो रहा है यहाँ से बाहर आया कि नहीं कि फिर यहाँ साइन कन्वेंशन चेंजेस, तो ये हो गया आप एंटर हुआ। भाई ये सर्कुलर पाथ के लिए क्या करना, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, हो गया सर्कुलर पाथ। और बाहर आया फिर साइन चेंज और सर्कुलर पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इंक्रीज हो गई और साइन चेंज अगेन सर्कुलर पाथ। ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अल्टीमेटली इट विल बी इंसिडेंट ऑन द टारगेट। देखो हाईली इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही कि नहीं, रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रेडियस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होना चाहिए। सर वाई बिकॉज यू नो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे अपन, सर्कुलर पाथ के लिए कंडीशन सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, बराबर। यहाँ से देखिए वी वी कैंसिल, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्यू बी आर अपॉन एम। देखो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट। वी इंक्रीजेस व्हेन आर इंक्रीजेस, रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है तो वी भी इंक्रीज हो रही है, वी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इनडायरेक्टली आप आइसोलेट कर रहे हैं कि नहीं, चार्ज आइसोलेट हो रहा। ये हाईली एनर्जेटिक चार्ज इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट, टारगेट इंसिडेंट होने के बाद ये स्प्लिट हो जाता, स्प्लिट होने के बाद एनर्जी रिलीज, टर्बाइन रोटेट, टर्बाइन रोटेट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड प्रोड्यूस्ड। क्लियर, राइट। नाउ so v directly proportional to what is r when radius increases and r increases। but हर एक पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ये टाइम और ये टाइम दोनों भी इक्वल है। सर ऐसे कैसे डाउट आया आपको, ये तो कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए। याद रखो स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, इतना कम डिस्टेंस है, बट यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही ना, डिस्टेंस ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, बट स्पीड इंक्रीज हो रही है, वही टाइम में रीच हो रहा है। समझा कि नहीं, रेडियस कम है ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ तक रीच होने के लिए पर्टिकुलर टाइम समझ लीजिए 2 सेकंड में रीच हो रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक रीच होने के लिए भी टाइम 2 सेकंड ही। वाई बिकॉज यहाँ स्पीड कम है, बट ये रेडियस इंक्रीज हो तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कम टाइम में रीच होने के लिए चांस है। याद रखो, नहीं तो जनरली स्टूडेंट को डाउट आता कि सर ये तो कम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ टाइम ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, बट याद रखिए वहाँ स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज होने से वही उतने ही टाइम पे, ये सेम टाइम पर यहाँ रीच होने के लिए चांस है। क्लियर, समझाना कॉन्सेप्ट। तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर, हियर टू ईयर, यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगा, याद रखो, क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज हो रही है वहाँ रेडियस इंक्रीज होने से। ठीक है, राइट। नाउ सो अल्टीमेट ये जो एनर्जी लास्ट जो ये रेडियस है, ये मैं ये रेडियस को क्या नाम दे रहा हूँ, आर एग्जिस्ट बोल दे रहा हूँ, वो तो बाहर आ रहा है वहाँ से, यहाँ से बाहर बोल तो मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस आर एग्जिस्ट बोल तो आर द आयंस आर एग्जिस्ट फ्रॉम दिस रेडियस, ये रेडियस से बाहर आ जा रही है, आर एग्जिस्ट नाम देंगे आप। ठीक है, तो ये होगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है सर फिर व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्व हो रही है चार्ज पार्टिकल, 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी भी मुझे कैलकुलेट करना है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर। ओके, सो तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इक्वेशन डेराइव कर रहा हूँ। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी पता है आपको, ये यहाँ से देखो वी इक्वल टू दिस वन, टाइम पीरियड ओमेगा बता दीजिए, ऑलरेडी वो ये डेरिवेशन अपन किए थे अपन। हाँ, ओमेगा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, हाँ क्यों वी अपॉन एम, बराबर। यहाँ से देखो वी अपॉन आर, क्यों वी अपॉन, बट ओमेगा है तो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या आर एग्जिस्ट लिखिए फिर। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई ओमेगा नथिंग बट क्यू बी अपॉन एम, एम मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बस दिस इज द टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी क्या लिखना चाहिए, 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या लिखना चाहिए, 1/t, 1/t भी इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन, ऑलरेडी डेराइव किए थे अपन, ये हो गया। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या ये, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन मास, अल्फा है तो अल्फा पार्टिकल मास, वो मास ले लीजिए। ठीक है,
नाउ मुझे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ भी पर मैक्सिमम क्या, लास्ट वन, सबसे लास्ट, क्योंकि वहाँ स्पीड मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आर एग्जिस्ट लेना चाहिए, रेडियस। तो फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ऑलरेडी यू नो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू k मैक्सिमम इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मैक्सिमम। बट v स्क्वायर मैक्सिमम, v मैक्सिमम इज इक्वल क्या लिख सकते हो आप बता दो, यहाँ से बता दो। q b r के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट रेडियस है एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन दैट इज अपॉन व्हाट हियर m। तो अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m, हाँ, q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिस्ट डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, m गेट्स कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर exist upon 2m. This is the kinetic energy maximum kinetic energy we can gain from the cyclotron. ओके, याद रखो, ऑलरेडी डेरा किए थे ये, बस थोड़ा चेंज है, एग्जिट बोल के लिख रहा हूँ बस। ओके, अब सेकंड डाउट, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज को अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्सेलरेटेड बाय दिस वन, उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो आप, बट इलेक्ट्रॉन को क्यों सर, व्हाट इज द रीज़न, क्या रीज़न क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेलरेट नहीं हो रहा वहाँ। देखो ध्यान से, मान लीजिए प्रोटॉन के प्लेस में मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, बट कंपैरेटिवली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस दैन द मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की मास कम है, प्रोटॉन की मास ज़्यादा है, मास कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये पार्टिकल की मास कम है, ये पार्टिकल की ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, मास कम है तो स्पीड ज़्यादा ऑब्वियसली, बराबर। मैं इलेक्ट्रॉन ले लिया, समझो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जब जो टाइम है, देखो प्रोटॉन के लिए मास ज़्यादा स्पीड कम है तो करेक्ट एंटर हो रही है, यहाँ से साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, कि एग्जैक्टली इन फेस में आ रही है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो फिर ये साइन चेंज हो जा रही है, इन फेस में बराबर। बट इलेक्ट्रॉन लिए समझो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, फास्ट एंटर हो जाती है, फिर इमीडिएटली कम से आउटसाइड। जब ये बहुत फास्ट होने के बाद ये साइन चेंज होने के लिए जो टाइम है, देखिए और टाइम में देखो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया कि नहीं, फास्ट रोटेशन, इट विल अगेन रिमेन्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जल्दी नहीं हो रहा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, फास्ट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में रहेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, फिर रिपल्शन चांस ही नहीं है फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपन एक्सेलरेट नहीं कर सकते। द रीज़न इज ड्यू टू द मास, और उसकी मास कम है इसलिए स्पीड ज़्यादा है, तो इन फेस में नहीं रह रही, अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है उससे इन फेस में नहीं रही। इन फेस की मीनिंग क्या है, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बाहर, जब ये बाहर आ रहा है कि नहीं, कि साइन चेंज होना चाहिए फिर इमीडिएटली अट्रैक्शन के लिए, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा अट्रैक्टेड। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है तो इमीडिएटली कम्स आउट, स्टिल इट रिमेन्स नेगेटिव, इट इज़ नॉट एज रिपल्शन फोर्स इज देयर। क्या रीज़न क्या है, ड्यू टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिमेन्स इन फेस, एक ही फेस में नहीं, बोल तो साइन कन्वेंशन में, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं, एक रीज़न है। ओके, राइट, सो दिस इज द यूजेस। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ये और उसका डेरिवेशन पार्ट यहाँ तक आपको लिखना है बस, इट इज़ फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, राइट। इसके रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी मैंने सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बार देख लीजिए, ठीक है, और नोट्स लिखते जाओ, क्लियर, राइट ऑफ लिख दीजिए, अब बंद कर दो। सो पहला एक स्टेटमेंट लिख दो, राइट डाउन द स्टेटमेंट, cyclotron is used, write down, cyclotron is used to accelerate the positive charge particles, okay.
और वो तो पता है फिर आपको एक्सेलरेट करने के बाद क्या होना चाहिए ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। और उसके नीचे लिख दो स्टेटमेंट। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ, मैं एक रेजोनेंस कंडीशन में ही लिख रहा हूँ यहाँ, रेजोनेंस ए वर्ड आया तो एक बार याद रखो, रेजोनेंस की मीनिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल होना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो पार्टिकल वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। अब एक सिंपल पेंडुलम में समझ लीजिए, सिंपल पेंडुलम मैं जस्ट मेन पोजीशन से, ये सिंपल पेंडुलम है, देखो ध्यान से, ये मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन से मैं वन साइड पुल कर रहा हूँ, वन साइड पुल कीजिए और रिलीज कर दो, मैं एक्सटर्नली फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो रिलीज कर दिया तो क्या होना चाहिए, स्लोली ऑसिलेट, तो उसकी एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है ना, मैं एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती, अल्टीमेट at particular time that will be zero, that is called damping oscillation, that is called damping oscillation, कम होती जा रही है, ठीक है, that is called natural oscillations। एम्पलीट्यूड कम हो रही है बट मैं और बाहर से फिर अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स और इंक्रीज होने के लिए चांस है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। जब फोर्स अप्लाई करने से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। एट पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए, एक सेकंड में 1 मिनट में कितनी ऑसिलेट हो रही है, और मैं अप्लाई करने से जो फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, कितनी फोर्स मैं फ्रीक्वेंसी से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है तो ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन सिंपल याद रखिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होना। मैं स्टेशनरी वेव्स में भी पढ़ाया था, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, यूनिसॉन बोल के वर्ड आया था, यूनिसॉन मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल होना, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, मैक्सिमम साउंड इज प्रोड्यूस। एक्सपेरिमेंट भी अपन किए थे, देखो टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए V इक्वल टू 2n इंटू L2 माइनस L1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इक्वेशन। रेजोनेंस ऑपरेटर ट्यूनिंग फोर रखिए, मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस आना है ना, when you place the tuning fork on the open end of the closed organ pipe, then you will get here maximum sound, that is the resonance। resonance means amplitude maximum होना और frequency क्या होना, equal होना, याद रखो, ठीक है। अब यहाँ जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव चार्ज की फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी रिवॉल्व हो रही है, और अप्लाइड एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, इसको भी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड एसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गए, समझ लो। frequency of charged particle, revolution of charged particle, if it is equal to the frequency of applied AC, then the energy of this charged particle will be maximum, वो amplitude maximum या energy maximum, this is called resonance condition। क्या resonance condition? If frequency of, come on, if the frequency of protons नहीं तो positive ion is equal to the frequency of applied AC voltage, then the energy of this positive charge is maximum. This condition is called resonance condition। okay, लिख दीजिए वहाँ पॉइंट वाइज, सेकंड पॉइंट लिख दो, इसके पहले फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट लिख दीजिए। if frequency of positive charged particle, positive charge particle is equal to the frequency of applied AC voltage, 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 then kinetic energy of positive charge will be maximum, then kinetic energy of positive charge will be maximum, this is called resonance condition, this is called resonance condition, this is called resonance condition, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो ये डायग्राम मैं नीट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो फिर ये डायग्राम ड्रा कर दो, थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से ड्रा कर दो डायग्राम फिर, ठीक है। सो हियर इट इज, ये हो गया D1D,
ठीक है, इट इज D2। ओके, ये पॉजिटिव आयन सोर्स, ठीक है, ये क्या है, आयन सोर्स, आयन सोर्स, ठीक है, AC अप्लाइड AC नियरली 10,000 वोल्ट। ये क्या, होलो मेटेलिक बॉक्सेस, hollow metallic boxes, these are called Ds, it is called what here, Ds, D1 D2 Ds, ठीक है। और यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रा करते जाओ, ये होगा टारगेट। लास्ट वन इज आर एग्जिस्ट, ठीक है। ये डायग्राम ड्रा कर दो। डायग्राम ड्रा करने के बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दो फॉर सर्कुलर पाथ, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट डाउन, लिख दीजिए नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स acting on current carrying conductor of length L, force acting on the current carrying conductor of length L, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन याद रखिए। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, ये कंडक्टर है बेटा, इट इज़ व्हाट योर कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ में L ले रहा हूँ और करंट में ऐसे ये करंट की डायरेक्शन समझ लो, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है लेंथ के लिए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट मैं यहाँ इक्वेशन में L बार बोल के लिखते रहता हूँ। देखो एक्चुअली सर L बार V बार है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, बट L तो स्केलर है, मैं यहाँ बट बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रीजन, ये L बार रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन शो कर रही है ये, इसलिए मैं L बार लिख रहा हूँ। आपको याद होगा शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने गास थ्योरम एक्सप्लेन किया था। देखो गास थ्योरम में अपने ऐसे क्या लिखी थी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए बार डॉट ds बार इक्वल टू q अपॉन एप्स नॉट, q एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज इन द एनक्लोजर, ये स्टेटमेंट था गास थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये ds तो एरिया है, ds तो एरिया तो स्केलर क्वांटिटी, फिर भी मैं बार लिख रहा हूँ। क्या रीज़न क्या है, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ बार? वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया वेक्टर है वो, एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये समझ लो ये प्लेन है, ये इसकी ये हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ds बार, ऐसे ही लेना चाहिए, इसलिए मैं बाहर से रिप्रेजेंट किया। एरिया वेक्टर है वो, नॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये प्लेन है, समझो, देख लो ध्यान से, ये प्लेन है। अब इसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो ऐसे, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, ये भी चांस है। फिर देखो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो ये जो करंट की डायरेक्शन क्या होना, फिर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, याद रखो। इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इस डायरेक्शन में एरिया पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एरिया इस डायरेक्शन में नेगेटिव बोलते हैं इनवर्स, तो ये क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, याद रखो। ठीक है, समझ लीजिए ये लूप मैं ऐसे रख रहा हूँ। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर, ये प्लेन है ना, ये प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट इज द एरिया वेक्टर। वहाँ अपन दिए थे, देखो ये लूप, ये एरिया वेक्टर ds बार और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे लिए थे अपन, ठीक है, ये बार, और बीच में एंगल थीटा लिए थे, ये कंपोनेंट ये cos थीटा, EDS cos थीटा लिए थे। देखो ए बार डॉट ds बार रहते हैं EDS cos थीटा, वेक्टर ए बार डॉट b बार इक्वल AB cos थीटा, ए बार डॉट b बार इक्वल टू AB cos थीटा।
तो ये क्या होना चाहिए, EDS cos थीटा, ठीक है। वो कंसेप्ट एरिया वेक्टर इसलिए लिया मैं क्योंकि ये वेक्टर एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर की डायरेक्शन बोलो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिमिलरली बट एरिया तो स्केलर है, बट आई एम सेइंग इट इज ए वेक्टर नाउ हियर, व्हाई बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर। सो नाउ हियर इट इज, यहाँ भी देखिए ये जो लेंथ है स्केलर है, बट मैं एल बार लिख रहा हूँ। एल बार की मीनिंग ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, बस शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। Making angle theta, then the force acting on this conductor is given by the formula I L bar cross B bar। सेम वो चार्ज के लिए क्या लिखे थे अपन, Q इंटू V बार क्रॉस B बार, या I इंटू L बार क्रॉस B बार। ये फार्मूला याद रखिए, ओके। जस्ट याद रखो एप्लीकेशन, मैं इसका डेरिवेशन भी पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ से आया क्या नहीं, जस्ट रिमेंबर इसकी। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो, ये बाहर लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर ILB ये होगा मैग्नीट्यूड का, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक, राइट। इफ थीटा इक्वल टू 0 तो फोर्स क्या होना चाहिए, 0, ये होगा मिनिमम फोर्स, बराबर मिनिमम फोर्स। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो इज नथिंग बट IL, ठीक, खत्म। सेम वही स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, वहाँ भी चार्ज की वहाँ हम लिए थे फोर्स की डायरेक्शन, सेम यहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। एंड हियर आल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही ले रहा है यहाँ। वहाँ पर क्या लिए थे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज मोशन, ये फोर्स लिए थे ना। सेम यहाँ क्या लेना चाहिए, 4 फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ B बार, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, चार्ज के प्लेस में करंट। वह पॉजिटिव चार्ज का मोशन था ना, पॉजिटिव चार्ज मोशन नथिंग बट करंट, पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या है, करंट। ये फिर B बार, ये करंट, ये क्या, फोर्स, सेम, बस सेम स्टोरी। कम ऑन, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, करंट, ये हो गया बस। चलो अब तो एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए सर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, वही देखो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ प्लेस किया ये कंडक्टर ऑफ लेंथ L, और ये करंट की डायरेक्शन है। अब मुझे बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होना चाहिए, कमॉन बता दो, कमॉन किस डायरेक्शन में अप्लाई करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। देखो ये फील्ड बार, ये 4 फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन, देखो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो हर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, करंट, फोर्स, ठीक है, राइट। सपोज मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने आउटसाइड द प्लेन लिया, आउटसाइड, ये क्या इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ये इनटू द प्लेन है। अब ये मैं बाहर ले रहा हूँ, डॉट डॉट आउटसाइड ले रहा हूँ, ठीक है, आउटसाइड ले रहा हूँ यहाँ। सो अब यहाँ बता दीजिए ये कंडक्टर में ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अब बता दो कमॉन, डाउनवर्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, इस डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन, देखो ये B बार और करंट ऐसे ही है, B बार करंट, फोर्स नीचे एक्ट हो रही है, तो ये होगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक तो इजी है, नो प्रॉब्लम। थर्ड, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप प्लेस कर रहा हूँ ऐसे, फिर और ये करंट की डायरेक्शन ऐसे समझ लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये लूप एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐसे एक्सपैंड हो रहा है या कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मुझे डिसाइड करना है। सर कैसे डिसाइड करना चाहिए, दिस विल बी डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कम ऑन, एक पार्ट के लिए, स्मॉल पार्ट के लिए अप्लाई करो, देखो करंट यहाँ इस डायरेक्शन में करंट है, अब ये पार्ट के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, कम ऑन, फिर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, देखो ये यहाँ इस पार्ट पर, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स
कैसे एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ये पार्ट। अब बताओ यहाँ बता दो इस पार्ट पर, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कैसे एक्ट हो रही है, ऐसे हो रही है। यहाँ क्या होना चाहिए फिर, यहाँ ही इस डायरेक्शन में, यहाँ भी इस डायरेक्शन। देखो आप बताओ लूप क्या होना चाहिए, एक्सपैंड, बराबर, लूप विल गेट्स एक्सपैंड, लूप विल बी एक्सपैंड, विल बी एक्सपैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, सपोज, ठीक है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड आप कम आउटसाइड ले लीजिए, या करंट की डायरेक्शन चेंज हो तो फिर कॉन्टैक्ट हो जाता ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब वही कॉइल ले लो क्लॉकवाइज में, अब बता दो कम ऑन, अब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ अप्लाई कर दो, इस पार्ट के लिए अप्लाई कर दो, ऊपर करंट है ये, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना, देखो ये देखिए, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर है ना, ये देखो यहाँ है करंट की डायरेक्शन, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ये करंट है, ये फील्ड है, तो फोर्स ऐसी हो रही है टूवर्ड द सेंटर, फोर्स कहाँ एक्ट हो रही है, टूवर्ड द सेंटर, यहाँ भी क्या हो रही है, टूवर्ड द सेंटर, इस डायरेक्शन में भी। अब क्या होना फिर, लूप विल कॉन्ट्रैक्ट, समझा कि नहीं कंसेप्ट, ओके राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वेट मैंने कंसिडर किया, तो ये जो वायर है, वायर का वेट क्या है, mg ना, तो फोर्स की वैल्यू तो पता है आपको, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नथिंग बट ILB, इफ इट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स वही पोजीशन में रहना, पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसलेटरी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट। बोले तो यहाँ F इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या ये mg, बट F इज नथिंग बट ILB इक्वल टू mg, तो कैन आई राइट, यू कैन I इक्वल टू mg अपॉन, नहीं तो B इक्वल टू, यू कैन राइट, आपकी मर्जी, आपको करंट चाहिए तो mg अपॉन लिख दीजिए, B वैल्यू चाहिए IL यहाँ लिख दो, कौन सी वैल्यू चाहिए वो लिख दीजिए, अब मुझे करंट चाहिए तो mg अपॉन मैं LB लिख रहा हूँ, कौन सी क्वांटिटी चाहिए वो लिख दीजिए बस, समझा कि नहीं कंसेप्ट, ओके राइट नाउ